ट्वेल्थ वालों, ये लेक्चर नंबर 9 है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का। और आपको तो पता ही है कंप्लीट लेक्चर आपको मिल रहे हैं, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मिल रहा है, तो आप इसका एंजॉय कीजिएगा और मेहनत से पढ़िएगा। आप लोगों की कामयाबी में ही हमारी कामयाबी है। हम यही चाहते हैं कि जो कुछ पढ़ा रहे हैं पहली बात आपको समझ में आए। हमें आपसे कोई लालच नहीं है, बस आपका सब्सक्राइब करना ही हमें मोटिवेट करना है, ठीक है। तो आपके पास थ्योरी कंप्लीट चल रही है प्रॉपर तरीके से, आपको न्यूमेरिकल्स ऑन टाइम मिल रहे हैं, साथ में वेरी शॉर्ट प्रॉब्लम्स, और आप ये कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट में भी दो हैं, है ना। वेरी शॉर्ट और शॉर्ट दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको 20 मार्क्स गेन करने हैं, जिसके 20 मार्क्स अच्छे से सिक्योर हो गए, बाकी बचेगा आपका 50 नंबर का थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल पोर्शन। तो उसमें फिर आप जितने खींच सकेंगे खींचेंगे, लेकिन जो 20 नंबर हैं एमसीक्यू नहीं आने वाले, तो थ्योरेटिकल आपको सॉल्व करना पड़ेगा एक एक आंसर। तो भाई आपको फिर अच्छे से आनी चाहिए वो चीज़ें, ताकि आप अपना एक भी नंबर ना कटने दें। तो उसके लिए भी हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। आप जा करके प्लेलिस्ट देख सकते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट बना रखी है, जहां तक जितना भी समझ में आए उतने क्वेश्चंस देखें। मैंने तो पूरे ही अपलोड किए हुए हैं एसएल के अकॉर्डिंग, तो आप जा करके देखें, क्योंकि आपके जितने भी समझ में आएंगे तो आपके वो फायदे ही होगा, प्लस पॉइंट होगा। क्योंकि आप 12th करने के बाद या तो आप आईआईटी की तैयारी करने के जाओगे अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है तो, या फिर आप मेडिकल लाइन में अगर जाना चाहोगे तो उसके लिए नीट की तैयारी करोगे। कुछ भी पढ़ लो, फिजिक्स को छोड़कर आप नहीं जा सकते किसी भी हाल में। तो फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए, तो आप अच्छे से इसको कवर कीजिएगा, जहां से भी मौका मिल रहा है कंप्लीट कीजिएगा। तो चलिए आज के इस लेक्चर नंबर 9 में हम जो टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं वो है हमारे पास 5 टॉपिक, जल्दी जल्दी हो जाएंगे। पहला है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में आपके पास एक चार्ज है जो मूव कर रहा है, उस पर लगने वाला फोर्स ये कैलकुलेट करेंगे। दूसरा, रूल्स फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स को, जो फोर्स लगा है मैग्नेटिक फील्ड ने जो फोर्स लगाई है मूविंग चार्ज पर, उसकी डायरेक्शन का पता लगाने के लिए हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करेंगे और साथ में राइट हैंड पाम रूल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसके डायरेक्शन भी बताएंगे। इसमें आता है डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पूछा नहीं जाता, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि अगर 1% आ जाए तो फिर आप क्या करेंगे, तो मैं इसलिए इसको भी क्लियर करूंगा, डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। साथ में ऐसा यूनिट क्या है मैग्नेटिक फील्ड की ये भी देखेंगे। और लास्ट टॉपिक रहेगा लोरेंज फोर्स, ये होती क्या है इसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, इसकी तरफ मूव करते हैं। और इसके लिए मैं ये चाहूँगा कि मेरे पास जो डायग्राम्स हैं इसके, जरा उनको ले लें, क्योंकि वो बहुत कुछ आपको क्लियर करवा के जाएंगे। तो मूविंग चार्ज के लिए मेरे पास है कुछ ये वाला डायग्राम, इसको ओपन कर लेते हैं। आई होप डायग्राम आपको पूरा क्लियर दिख रहा होगा। ये बुक का डायग्राम है, आपको सेम डिट्टो ऐसा ही बनाना है अपने एग्जाम में, ठीक है। आपने 2 प्लेन ले लिए, एक वर्टिकल प्लेन है और एक आपके पास हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है ये एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में बना हुआ है, जबकि जो वर्टिकल प्लेन है वो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में बना हुआ है। जिस तरह से आपके घर की या आपके कमरे की 2 दीवारें होती हैं, एक दीवार ये है तो सामने वाली दीवार ये है, तो 2 अलग अलग प्लेन के लाएंगे ये, ठीक है, 2 अलग अलग प्लेन। अब इसमें क्या है, क्या खास है इसका, क्या कुछ है इसमें, जरा थोड़ा समझ लेते हैं। होता ये है गाइस, होता ये है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड लगनी शुरू हो जाए तो चार्ज पार्टिकल पर किसी तरह का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा उस मैग्नेटिक फील्ड का। तो हम पढ़ क्यों रहे हैं फिर, ये पढ़ रहे हैं क्योंकि अब हमारे पास चार्ज रुका हुआ नहीं है। एक्चुअल में जब तक चार्ज रुका हुआ होता है तब तक उस पर किसी भी तरह का कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करता है। मैग्नेटिक फोर्स एग्जिस्टेंस में तब आता है जब ये चार्ज पार्टिकल मूव करना शुरू कर दे, चलना शुरू कर दे। तो ये तो बड़े मजेदार वाली बात आपको समझने के लिए आई। तो ये अच्छी बात है कि जब चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा होगा तभी मैग्नेटिक फील्ड इन्फ्लुएंस करेगी, फोर्स लगाएगी। आपको एक बात बता दें, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी आपने पढ़ रखा होगा, चैप्टर नंबर 1 याद करो, चैप्टर नंबर 2 बहुत कुछ बताया इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अगर किसी का चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 अच्छे से तैयार नहीं है, ये ब्लर हो रहा है, तो पूरा चैप्टर थ्योरेटिकली मैंने अपलोड किया हुआ है, जा करके एंजॉय करें, सारे लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर मैंने एक चीज बताई थी कि अगर पॉजिटिव चार्ज किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, एक बार फिर से, अगर पॉजिटिव चार्ज किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगाती है और अपनी डायरेक्शन में खींचते हुए ले जाती है।
ये वाली बात मैंने आपको बताई थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्टेशनरी चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड उसको खींचते हुए ले जाती है, मतलब उस पर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में कुछ ऐसा नहीं है। अगर चार्ज रुका हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगी। मैग्नेटिक फोर्स एग्जिस्टेंस में तब आता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड उसे पहले मूव करा दे, या फिर वो चार्ज पार्टिकल पहले से ही मूव करता हुआ आ रहा हो, मैग्नेटिक फील्ड में आ जाए मूव करता हुआ, तब मैग्नेटिक फील्ड जो है उस पर फोर्स लगाती है। उसमें भी डायरेक्शन का बहुत बड़ा लोचा है, किस तरह से फोर्स लगाती है बता दो। इसमें यह है कि अगर चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, जरा ध्यान दें, चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है तब भी उस पर कोई किसी भी तरह का कोई फोर्स एक्ट नहीं करता। फोर्स तभी लगता है जब पैरेलल में, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में या एंटी पैरेलल में ना जा करके कुछ एंगल से जाए या जस्ट परपेंडिकुलर जाए। तो ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि चार्ज पार्टिकल पर फोर्स तभी आता है जब वो या तो कुछ एंगल पर जाए या परपेंडिकुलर जाए। अल्टीमेटली आप परपेंडिकुलर ना याद करके आप ये कह सकते हैं कि ना तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जाना चाहिए चार्ज पार्टिकल और ना ही मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल जाना चाहिए। तो चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट मैग्नेटिक फील्ड में ना तो पैरेलल हो ना एंटी पैरेलल हो। अगर पैरेलल होगा या फिर एंटी पैरेलल होगा तो उस पर किसी तरह का कोई फोर्स नहीं लगेगा। ये बात अभी हम जान लेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड तभी फोर्स लगाएगी जब एंटर करने वाला चार्ज पार्टिकल किसी पर्टिकुलर एंगल से आ रहा होगा, ठीक है। इतनी सी बात समझने के बाद चलिए देखते हैं कि हम किस तरह से इसको समझते हैं। तो टॉपिक नंबर 1 को ले लेते हैं, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो लिख देते हैं फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में आपके पास एक मूविंग चार्ज है, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज तो भूल ही गए, मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में आया, मूव करता हुआ आया, तब मैग्नेटिक फील्ड ने उस पर फोर्स लगाया अगर वो किसी एंगल पर आया तो। अब देखिएगा, लेट अस सपोज कि मेरे पास एक प्लेन ये है YZ प्लेन और एक मेरे पास प्लेन ये है जो मेरे पास XY प्लेन है। ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, बिल्कुल सही है मेरे पास, और ये मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, बिल्कुल सही है। मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से लग रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड ये लगी और ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज का जो मूवमेंट है, जो वेलोसिटी है, वो कुछ इस तरीके से है। लेट अस सपोज कि ये मूविंग चार्ज है, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ध्यान देना मेरे लफ्जों पर, मेरे शब्दों पर, मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पर मूव करता हुआ आया। एक बार फिर से, मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पर एक पॉजिटिव चार्ज v वेलोसिटी के साथ मूव करता हुआ आया। ये वेलोसिटी है, ठीक है भाई। अब जब मूव करता हुआ आया तो अब आपने ये देखा कि इस पर फोर्स कितनी लगाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको मैंने बताया कि जब भी आपको फोर्स कैलकुलेट करनी होगी, चूंकि हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले का निर्माण कर रहे हैं, तो आपको अब क्या करना होगा, इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट तोड़ने पड़ेंगे। एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट। अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करोगे तो ये हो जाएगा v cos थीटा, जबकि जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो है v sin थीटा। अब चूंकि मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाए तो वो किसी भी तरह का कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता। इट मींस अगर ये v वेलोसिटी से एंट्री मारी है चार्ज पार्टिकल ने, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट आया है, तो ये कंपोनेंट जो है सिर्फ और सिर्फ चार्ज पार्टिकल को आगे भगाने के लिए है। चार्ज पार्टिकल को क्या है, आगे की तरफ को भगाने के लिए है। लेकिन जो ये v sin थीटा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है ना वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी का ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। एक्चुअल में ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है।
तो जब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कोई कंपोनेंट होता है चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी का, या फिर आप ये कहें कि चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है, तब ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी या परपेंडिकुलर मूवमेंट चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड के साथ यही फोर्स एक्ट करवाता है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। तो आपको अब जब भी मैग्नेटिक फोर्स निकालना होगा या इस डेरिवेशन को कंप्लीट करना होगा, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए वेलोसिटी वो चाहिएगी जो जस्ट परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड के। तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है v sin थीटा। ठीक है, तो अब हम इसकी स्टेप्स लिखते हैं। तो देखो एक बात जरा ध्यान से सुनना, ये मैग्नेटिक फील्ड ने फोर्स लगाया, मैग्नेटिक फील्ड ने फोर्स लगाया, अभी फोर्स लगा हुआ दिखाया नहीं है मैंने, लेकिन एक बात बता देता हूं, जब परपेंडिकुलर वेलोसिटी की वजह से फोर्स लगना शुरू हुआ है, तो जो फोर्स की डायरेक्शन होती है ये ऑब्जर्व किया गया है लैब के अंदर, प्रैक्टिकल परफॉर्म किए गए हैं, ये ऑब्जर्व भी किया गया है कि मैग्नेटिक फील्ड ने जब चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाया तो उस फोर्स की डायरेक्शन जो होती है वो जस्ट परपेंडिकुलर होती है मैग्नेटिक फील्ड के भी, और वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल दोनों के परपेंडिकुलर होती है। तो वेलोसिटी तो ये है इस पर्टिकुलर वाई एक्स एक्सिस के अंदर, और वाई एक्सिस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर देखो आप देख रहे होगे जेड एक्सिस में, यहां पर आपको देख रहे होगा फोर्स लगा हुआ है। तो फोर्स जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड और आप ये कह सकते हैं वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद करके चलना। जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के जस्ट परपेंडिकुलर होता। अब चूंकि मैग्नेटिक फील्ड ने फोर्स लगाया तो हम इसको बोलते हैं मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स। ध्यान रखना, मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स है। इसकी कैलकुलेशन किस तरह से होती है, पहला पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो मैं तारीफ तो नहीं लिखूंगा, लेट अस सपोज कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड वाई एक्सिस एंड वेलोसिटी component just perpendicular to the magnetic field is v sin theta, something like that। तो ये सब चीजें मैं नहीं लिखूंगा, ये आप लोग लिखते रहना थ्योरी में क्या दे रखा है डायग्राम में, मैं तो पॉइंट टू पॉइंट लिख रहा हूँ कि क्या हुआ। तो मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ मैग्नेटिक फोर्स को वन को हटा देते हैं, मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज क्यू, मूविंग चार्ज क्यू पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स। पहला पॉइंट ये है कि ये फोर्स जो है देखो आप लोग बताओगे, मैं आपसे कह रहा हूं कि एक छोटा पार्टिकल है उस पर थोड़ा सा चार्ज है और एक बड़ा चार्ज है, तो बड़े चार्ज पर ज्यादा फोर्स लगेगा या छोटे चार्ज पर? तो ऑब्वियसली बात है बड़े चार्ज पर ज्यादा फोर्स लगेगा। तो यहां पर हम लिखेंगे मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज क्यू, पहला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, चूंकि मैंने आपको बताया है मैग्नीट्यूड है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the amount of charge of the particle। कि ये बात बता रखी है मैंने बिल्कुल। मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज क्यू, पहला पॉइंट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑफ द पार्टिकल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑफ द पार्टिकल। सीधी सी बात है कि फोर्स जो है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गई, क्यू के। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा चार्ज बढ़ता चला जाएगा उतना ज्यादा उस पर फोर्स भी बढ़ता चला जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहां ये आता है निकल के, दूसरा पॉइंट ये देखेंगे कि आपने ये तो कह रखा मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, बस आप लिखेंगे किस किस के ऊपर डिपेंडेंसी है इसकी। पहला लिखेंगे वेलोसिटी कंपोनेंट just perpendicular to the magnetic field, just perpendicular to the magnetic field। तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स जो है वो हो जाएगा v sin थीटा के भी डायरेक्टली
प्रोपोर्शनल। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। थर्ड इक्वेशन कैसी बनेगी? ये जो फोर्स है थर्ड इक्वेशन, मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मींस जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ज्यादा चार्ज पार्टिकल पर फोर्स भी लगेगा। तो आप कह सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड पर, तो उसका मतलब फोर्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसके अलावा कुछ नहीं है। ये आपके पास 3 इक्वेशन आ चुकी हैं, तो आप तीनों इक्वेशनों को ले लोगे, लिख दोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तीनों इक्वेशन ले लोगे तो आपके पास बन जाएगा एफ प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा। इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे, कांस्टेंट लग जाएगा के क्यू वी बी साइन थीटा। यहां पर जो के की वैल्यू होती है वो इस तरह से हम इन सब के यूनिट्स लेते हैं कि के की वैल्यू क्या हो जाए 1। तो के की वैल्यू क्या होती है 1, तो एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। न्यूटन, ये आपके पास निकल कर आ चुका है। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला, जिसको आप कह सकते हो मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स का फॉर्मूला, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। क्या आपने ये वाली बात समझ ली? अब देखिएगा, जब ये वाली बात आप समझ चुके हैं तो आप इससे अब कुछ पॉइंट्स निकालिएगा। पहला पॉइंट तो ये निकलेगा, पॉइंट्स या आप नोट्स भी कह सकते हैं। पहला नोट ये निकलेगा कि इफ चार्ज जो है वो 0 हो जाए, तो ये वाली बात मैंने आपको बताई थी शुरुआत में, अगर चार्ज 0 हुआ तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड कोई भी फोर्स नहीं लगा सकता। इट मींस अगर आपके पास कोई पार्टिकल है, उस पर किसी तरह का कोई चार्ज ही नहीं है, तो फोर्स का क्या मतलब? तो फोर्स भी नहीं लगेगी। देखो चार्ज, जैसे Q की वैल्यू 0 रखोगे तो F भी कितना निकल कर आ जाएगा आपके पास 0 न्यूटन। ध्यान रखना 0 न्यूटन। इसका मतलब अगर आपके पास कोई बॉडी है जिसके ऊपर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है, तो उस पर किसी तरह का कोई मैग्नेटिक फोर्स भी नहीं लग रहा होगा। तो पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या है? मैं कह रहा हूं कि अगर वेलोसिटी 0 है, इट मींस आपके पास जो चार्ज पार्टिकल है, अब चार्ज पार्टिकल भी है लेकिन वो रुका हुआ है। वो क्या है? रुका हुआ है, चल नहीं रहा है। अगर चल नहीं रहा है इट मींस वेलोसिटी 0, तो वेलोसिटी 0 होने की वजह से फोर्स भी उस पर कितना निकल कर आएगा 0 न्यूटन। क्या आपने वाली बात भी ग्रैप कर ली? ग्रैप कीजिएगा। तीसरा पॉइंट, अगर फोर्स को आपको 0 करना, मैग्नेटिक फोर्स को 0 करना, तो आपको या तो चार्ज की वैल्यू को 0 कर देना या फिर आपको वेलोसिटी को भी 0 कर देना। ठीक है। अब मैं अगर आपसे ये कह दूं कि थीटा जो है वो 0 डिग्री है, अगर थीटा 0 डिग्री हुआ तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? साइन 0 हो जाएगा 0। साइन 0 की वैल्यू हो जाएगी 0। तो थीटा 0 डिग्री होने का मतलब ये है, थीटा 0 डिग्री होने का मतलब ये है कि लाइट सपोज कि मैग्नेटिक फील्ड अगर ये लग रहा है, तो थीटा 0 होने का मतलब ये है कि वेलोसिटी भी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, क्योंकि वेलोसिटी तो थी जो कुछ एंगल बनाए हुई थी मैग्नेटिक फील्ड से। अब चूंकि वो भी 0 हो चुकी है, तो इसका मतलब ये है कि चार्ज पार्टिकल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में मूव कर रहा। थीटा 0 डिग्री हो या थीटा 180 डिग्री हो, थीटा 180 डिग्री का मतलब ये है कि चार्ज पार्टिकल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ना हो करके मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल मूव कर रहा है। तब इस केस में 180 डिग्री एंगल बनेगा, इस केस में एंगल जो बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा। तो अगर दोनों केस में से कोई सा भी केस आ जाए, इट मींस थीटा या तो 180 डिग्री हो या 0 डिग्री हो, उन दोनों ही केस में साइन 180 डिग्री की वैल्यू या साइन 0 की वैल्यू 0 होगी। जब साइन थीटा की वैल्यू 0 हो चुकी है, तो जरा देखें, जब ये 0 हो चुका है, जब ये टर्म ही 0 हो चुकी है, तो मुझे बताएं फोर्स कितना होगा? तो फोर्स क्या होगा इन दोनों ही केस में? 0 न्यूटन। इससे ये पता चला जो बात मैं आपसे कह रहा था, अब वो यहां से आपको प्रैक्टिकली पता चल चुका है कि अगर
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल मूव करे या मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल में मूव करे, इन दोनों ही केस में उस पर किसी तरह का कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, ये वाला पॉइंट भी आपने ग्रैब कर लिया। अगर मैं ये कहूं कि मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, इसका मतलब मैक्सिमम फोर्स भी लग सकता। एफ मैक्सिमम के लिए क्या होगा, एफ मैक्सिमम तब लगेगा जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और 1 होती है 90 डिग्री पर। इसका मतलब जो एफ मैक्सिमम है वो है क्यू वी बी, और ये तब है जब साइन थीटा जो है वो 1 है, और साइन थीटा 1 तभी होता है जब थीटा 90 डिग्री के जस्ट इक्वल हो। क्या आपने वाली बात समझ ली? अगर थीटा आपके पास 90 डिग्री है तब साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तब उस कंडीशन में एफ मैक्सिमम जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्यू वी बी। ठीक है, ये वाली बात आप ध्यान रख के चलोगे। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स आपको पता चल चुका है, फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है क्यू वी बी, और मिनिमम वैल्यू कितनी है 0। जब साइन थीटा की वैल्यू 0 है तब आपके पास मिनिमम फोर्स, और साइन थीटा की वैल्यू जब 1 है तब आपके पास मैक्सिमम फोर्स। तो आपने अभी तक जो देखा वो ये देखा कि फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड कितना था। तो मैग्नेटिक फील्ड में आपने चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट देखा और उस पर फोर्स का फॉर्मूला निकाला, F = QVB साइन थीटा। अब सवाल यह आता है कि फोर्स तो आपने निकाल लिया, इसकी आपने कंडीशंस भी देख ली। अब इसकी कंडीशंस के बाद में ये देखना होता है कि इसमें जो लगने वाला फोर्स है उसकी डायरेक्शन का पता कैसे निकालें। तो डायरेक्शन का पता लगाने के लिए आपके सामने 2 रूल आएंगे, एक आएगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, दूसरा आएगा राइट हैंड पाम रूल। वायदे में मैंने इन दोनों के डायग्राम ले रखे हैं, तो उन दोनों डायग्राम की मदद से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। रूल्स फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो इसको ले लेते हैं रूल्स, लिखो रूल्स फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आप लोग मेरे साथ नोट्स बनाते चले जाएं, लगातार जो कुछ लिख रहा हूं वो अपनी नोटबुक में कंप्लीट करते चले जाएं। अगर आपने एक प्रॉपर तरीके से नोट्स कंप्लीट कर लिए तो भाई आपकी 1 नंबर की तैयारी हो जाएगी और आपके 95+ मार्क्स आने फिर लाजमी तौर से पूरे हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए ये जरूरी है कि आप एक प्रॉपर वे में, जैसा पढ़ाता जा रहा हूं बिल्कुल उसी वे में आप लिखते चले जाएं अपना कॉपी पेन लेकर के। ठीक है भाई, अब आता है रूल्स फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एक टॉपर बच्चे की ये पहचान होती है, ये गुण होता है कि वो बोर्ड पर लिखा हुआ सब कुछ उतारता है, क्योंकि सब कुछ उसके काम का होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, रूल्स फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इसमें पहला रूल है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आपको अब लेफ्ट हैंड बना लेना, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड बनाओ फ्लेमिंग का। अगर नहीं है तो मेरे पास है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड। तेरा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड कहाँ है भाई, ये है, इसको ले लेते हैं। ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड है। आई होप आपको ये दिख रहा होगा, बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा वो, क्योंकि बहुत बड़ा डायग्राम मैंने इस्तेमाल किया। अब देखिएगा, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल जब आप लगाते हैं ये तब लगता है जब चार्ज पार्टिकल, जो कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, वो जस्ट परपेंडिकुलर मूव कर रहा हो मैग्नेटिक फील्ड के। अगर मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के बीच में 90 डिग्री का एंगल है तब आप इस रूल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है भाई, ये वाली बात देखेंगे आप। और एक बात बताऊं, इसमें इतना दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी एंगल पर दे रखा होगा चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट, किसी एंगल पर दे रखा होगा, तो आप उसके कोस और साइन कंपोनेंट तोड़ करके, मतलब आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट तोड़ करके आपको वो वाला कंपोनेंट ले लेना है जो मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो आपके पास लेट अस सपोज कि ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये चार्ज पार्टिकल की, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की, डर गया यार मैं तो इससे, मैं तो डर गई, चपक डर गया था इससे कि ये हिला कैसे, तो से हिल गया। लेट अस सपोज कि आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ऑल इज वेल, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ उसकी वेलोसिटी ये है। तो आपको इतना तो पता है
कि जो फोर्स एक्ट करेगा जस्ट परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी के भी और मैग्नेटिक फील्ड के भी, वो आपने ऊपर दिखा दिया। अब इसको देखो फ्लेमिंग ने कैसे इस्तेमाल किया। फ्लेमिंग ने अपनी लेफ्ट हैंड को इस तरह से ओपन किया, इस तरह से ओपन किया। उसने कहा कि आप अपने मिड फिंगर, फोर फिंगर और थंब, मिड फिंगर, फोर फिंगर और थंब को इस तरह से फैलाओ, इस तरह से फैलाओ कि जो ये फोर फिंगर है, देखो फोर फिंगर है, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करे। ये जो फोर फिंगर है ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करे। और ये जो है, ये जो मिड फिंगर है, ये मोशन ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को रिप्रेजेंट करे, मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को रिप्रेजेंट करे। या आप ये भी कह सकते हैं कि करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे। आपको पता ना पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के डायरेक्शन में ही आपकी करंट की डायरेक्शन को लिया जाता है एज कन्वेंशनल। ये वाली बात को आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये जो मिड फिंगर है या तो करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे या रिप्रेजेंट करे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट की डायरेक्शन को। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है, तब उस पर लगने वाला फोर्स जो है वो थंब के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, थंब के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता। किस तरह से? इफ वी ओपन आवर लेफ्ट हैंड इन सच अ वे, मिड फिंगर, फोर फिंगर एंड थंब आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इफ मिड फिंगर शो, if mid finger show the direction of magnetic field and four finger show the direction of magnetic field and mid finger show the direction of motion of the charge particle थंब लग गया यार, then thumb will show the direction of force on the moving charge particle। ये वाली बात आपने देख ली। एक बार फिर से, if mid finger show the direction of motion of the charge particle वो भी positive। If middle finger show the direction of motion of charge particle and forefinger show the direction of magnetic field, then the thumb will show the direction of force which is act on the moving charge particle। बस खत्म। समझ में आ गई बात? ये था फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। आपको लेफ्ट हैंड ही ओपन करना है, कभी भी राइट हैंड का इस्तेमाल ना करें, बिल्कुल गलत हो जाएगा। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल भी है, वो इंड्यूस करंट के लिए है, लेकिन ध्यान रहे जब आपको मेन करंट निकालनी हो तब आपको लेफ्ट हैंड रूल का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, इंड्यूस करंट बाय इंडक्शन आती है तो आपको अच्छे से पता, लेकिन आपको लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल करना होगा ओरिजिनल करंट के लिए या फिर मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए। तो आप देखो, ये है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो थंब जो होगा वो फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल, तो ये इसके साथ भी तो 90 डिग्री का एंगल बनाए हुए है। तो ये तीनों ही फिंगर्स जो हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो अब इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं, इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। इफ वी ओपन our right hand in such a way that mid finger shows the direction of motion of positive charge particles और करंट को भी है, दोनों है, करंट कोमा या फिर एंड लगाकर एंड मिड फिंगर shows the direction of magnetic field, then thumb will show the direction of फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। मैंने लिख दी जो बात मैंने आपसे कही। इफ वी ओपन अवर राइट हैंड इन सच अ वे दैट द मिड फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ मोशन, देखो मिड फिंगर ने मोशन को रिप्रेजेंट किया एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और करंट
एंड मिड फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिड फिंगर ने शो किया डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो थंब जो है वो मैग्नेटिक फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। आई होप ये समझ में आ चुका है। अब डायरेक्शन का पता लगाने के लिए आपके पास एक अच्छा रूल भी है। देखो फिलहाल कैमरे की बैटरी डाउन हो चुकी है, पहले बैटरी को चेंज कर देते हैं। तो फोर्स के डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास एक अच्छा रूल भी है। हालांकि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कोई गलत नहीं है, बहुत शानदार है, लेकिन इससे जल्दी आपको रिजल्ट देने के लिए एक अच्छा रूल आपके सामने है, जिसको आप बोलते हो राइट हैंड पाम रूल। क्या होता है वो? राइट हैंड पाम रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दाएं हाथ की हथेली का नियम, राइट हैंड पाम रूल। तो इसको पढ़ते हैं। हालांकि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ना भाई पूरी मतलब क्लियर तरीके से आपको समझाते हैं, लेकिन फिर भी परहैप्स समवेयर एंड समहाउ अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप राइट हैंड पाम रूल लगा सकते हैं। अभी आपके पास है बचा हुआ राइट हैंड पाम रूल। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपके पास राइट हैंड पाम रूल है। इसका भी डायग्राम ले लेते हैं राइट हैंड पाम रूल का। बहुत ही शानदार रूल है यार, ये मुझे बहुत ही प्यारा लगता। हकीकत बताऊं आपको तो मैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल ही नहीं करता, मैं राइट हैंड पाम रूल का इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि ये बहुत ही इजी है और कंफर्टेबल है। इसमें एकदम चीज़ों को समझ में आ जाता है। देखो इसने क्या कहा था, इसने ये कहा है, इसका तो बड़ा सिंपल सा फंडा है। इसने कहा कि अपना सीधा हाथ लो, इसको ओपन करो, जादू अपना राइट हैंड लो, कुछ इस तरीके से ओपन करो। राइट हैंड को आपने ओपन कर दिया, राइट हैंड को ओपन करो कुछ इस तरीके से, जो आपकी फिंगर्स हैं ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करें, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। अगर ऐसा है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट आपकी फिंगर्स कर रही हैं और ये करंट को रिप्रेजेंट करे थंब किसको रिप्रेजेंट करे? करंट को। थंब करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, दोनों एक ही होता है। या तो मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को रिप्रेजेंट करे या फिर डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करे। कौन? थंब। और फिंगर्स, ओपन फिंगर्स जो है ये एक्सटेंडेड फिंगर्स, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड को। तो हथेली से ये जो पाम से पुशिंग की डायरेक्शन होती है ना, या फिर ये कह सकते हैं जो पाम का जो फेस है इसकी जो डायरेक्शन है ये फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। देखो आपने करंट को किसकी डायरेक्शन में रखा? थंब की डायरेक्शन, थंब को आपने रखा करंट की डायरेक्शन में, एक्सटेंडेड फिंगर्स को रखा आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो ये फोर्स जो है, जो पाम से पुशिंग की डायरेक्शन होती है, वो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? शाबाश मेरे बच्चों, किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? वही रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन ऑफ फोर्स को। ठीक है, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, ओपन द राइट हैंड एंड प्लेस इट सो दैट टिप्स ऑफ द फिंगर्स पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड and thumb in the direction of velocity of the positive charge, then palm faces towards the force। सीधी सी बात है, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। वरना हम अपनी देसी लैंग्वेज में किस तरह से लिखेंगे ये आपको पता है। कैसे लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे, if extended fingers of right hand placed in the direction of magnetic field and thumb in direction of current or करंट के डायरेक्शन में, या फिर और डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल या पॉजिटिव पार्टिकल, देन ओपन फेसेस इसको आप कह सकते हैं, या फिर देन पाम फेसेस टुवर्ड्स फोर्स। जो पाम का फेस होगा, फेस ये हथेली का जो फेस है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? फोर्स को। बस इतना सा था। तो ये ज़्यादा आसान है, ये ज़्यादा आसान है, बहुत आसान है और बहुत जल्दी आपको आंसर दे देगा। बस आपको मैग्नेटिक फील्ड में अपनी फिंगर खोल देना, करंट के डायरेक्शन में आपको अपना हाथ रख देना, तो जो हथेली से धक्का देने की डायरेक्शन होगी, पुशिंग डायरेक्शन
ऑफ द पाम, पाम की जो पुश इन डायरेक्शन होगी या आपका जो पाम का फेस होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स को। सीधी सी बात है। तो क्या आपने ये दोनों बातें बता दी, बिल्कुल बता दी। तो आपके पास था क्या, आपके पास ये था कि फोर्स निकालना, तो वो आपने पहले ही कैलकुलेट कर दिया और आपने ये दोनों पॉइंट्स भी क्लियर कर लिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड पाम रूल। अब आता है डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की तरफ चर्चा करते हैं जरा। ये थोड़ा सा भी टफ नहीं है, बड़ा इजी पॉइंट है। मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन कैसे निकालनी है, मतलब आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन क्या है, क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड भी, लेकिन फिर भी पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं तो भाई उसके हिसाब से डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हालांकि आपको पता है किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ का वो फील्ड जहां पर कोई दूसरी मैग्नेट एक्सपीरियंस करे अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स को, वो मैग्नेटिक फील्ड कहलाता। लेकिन इसके हिसाब से आपको पता है सिंस F इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। अब आपको करना क्या है, आपको B चाहिए, तो B क्या हो जाएगा, F अपॉन क्यू वी साइन थीटा। अगर मैं ये कहता हूं कि इफ Q क्या है, वो 1 कूलाम है, V क्या है, वो 1 मीटर पर सेकेंड है, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, ये 1 है, तभी होगा जब थीटा क्या होगा 90 डिग्री पे। मैंने कह दिया कि इफ चार्ज जो लिया है मैंने वो 1 कूलाम का लिया है और उसके पास वेलोसिटी जो है वो 1 मीटर पर सेकंड है और इस तरह से मूव कर रहा है कि वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल कितना बना रही है, 90 डिग्री। आप ये वाली बात ध्यान रखें, जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री बनता है। इसमें एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, जो मैंने आपको ये शुरुआत में पढ़ाया था, F इज इक्वल टू क्यू बी बी साइन थीटा, इसका एक वेक्टर फॉर्म भी है। वेक्टर फॉर्म वो कुछ इस तरह से निकल कर आता है, जब वक्त पर मुझे याद आ ही चुका तो उसको मैं लिख देता हूं। क्यू ऐसे रहेगा, बी बी साइन थीटा को मैं कह सकता हूं बी क्रॉस बी, बी क्रॉस बी, बी क्रॉस बी। जरा इसको प्रूफ करने के थोड़ा सा 1 मिनट लगेगा, इसको प्रूफ करने के लिए आपको पता है F इज इक्वल टू कितना था, क्यू बी क्रॉस बी। जब ये याद आ ही चुका तो इसको देख लेते हैं। आपको पता है जो फोर्स है वो B और B के परपेंडिकुलर होगा, तो जरा डायरेक्शन निकालें B क्रॉस B से, B क्रॉस B से फोर्स की डायरेक्शन। तो वेलोसिटी की तरफ को रखो आप अपना ओपन एक्सटेंडेड, है ना, फिंगर्स, आप राइट हैंड की एक्सटेंडेड फिंगर रखो किसकी तरफ को, वेलोसिटी की तरफ को, और B की तरफ को लेकर आओ, B से B की तरफ को, V से B की तरफ को। तो थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को, जो कि परपेंडिकुलर है। इस तरफ को अगर वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल की, मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को लेगा, तो थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। ये मैंने आपको राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग बता रखा था। राइट हैंडेड रूल कह सकते हो आप इसको, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, आप ऐसे कह सकते हो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, या फिर आप ये कह सकते हो डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अगर क्रॉस प्रोडक्ट की आपको डायरेक्शन निकालनी है तो राइट हैंडेड रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो वो खैर मैंने उसको बांध करके लिख दिया था, लेकिन मेरा मसला ये नहीं था, मेरा मसला था ये कि लेट अस सपोज कि आपको मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन निकालनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन निकालने के लिए मैंने क्या किया, मैंने चार्ज पार्टिकल लिया जो कि 1 कूलाम का था, उसको मैंने 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से उसको मूव करा दिया, और इस तरह से मूव कराया कि वो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, वो 90 डिग्री पर। तब उस पर लगने वाला जो फोर्स होगा, वही मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होगा। ये वाली बात ध्यान रखना। तब उस कंडीशन में लगने वाला फोर्स ही क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होगा। इसको कैसे कहेंगे, इफ। इसको किस तरह से लिखेंगे, इसको लिखना बड़ा आसान है, इफ, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, इफ मत कहो, डायरेक्ट बोल दो। Thus magnetic field at a point may be defined as magnetic field at a point may be defined as the मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर है, फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट में बी डिफाइंड एज द फोर्स। अब ये फोर्स किस पर लग रहा है, 1 कूलाम चार्ज पर। फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट चार्ज, एक्टिंग ऑन अ यूनिट चार्ज मूविंग विद यूनिट वेलोसिटी
इसी से डेफिनेशन निकल जाती है, मूविंग विद यूनिट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर वो यूनिट वेलोसिटी से यूनिट कूलम्ब चार्ज मूव कर रहा है तब उस पर लगने वाला फोर्स ही मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होगा। बस इतनी सी डेफिनेशन थी। अगर पूछ ली जाती है तो अच्छा, अदरवाइज आपने कंप्लीट कर ली, ये आपके लिए फायदा। तो आपने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, जरा जल्दी से फटाफट पहुंचते हैं। डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये भी कंप्लीट कर ली। अब ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में देख लेते हैं जल्दी से फटाफट। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो लिखेंगे ऐसा यूनिट, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट की बात करें, आपको पता है F इज इक्वल टू क्या होता है, QVB साइन थीटा, ये होता है। मुझे मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट चाहिए तो मतलब मुझे B की वैल्यू चाहिए, B की यूनिट चाहिए, तो ये हो जाएगा F अपॉन QV साइन थीटा, बिल्कुल सही। अब देखो मुझे इसकी यूनिट चाहिए तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम्ब, वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो यहाँ ये कह सकता हूँ 1B इज इक्वल टू, या फिर 1B हटाओ, इसको 1 न्यूटन कह सकते हो, ये 1 कूलम्ब हो गया, इनटू वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड। और साइन थीटा का कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि साइन थीटा एक नंबर है। ठीक है भाई, इतनी सी बात कंप्लीट करने के बाद में इसको न्यूटन ऐसे रहने दोगे। कूलम्ब पर सेकंड, C और सेकंड को मिला के आपको पता Q इज इक्वल टू IT होता, Q इज इक्वल टू क्या होता, IT, Q इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ से I इज इक्वल टू Q अपॉन T, तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T, और Q इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास IT। ये वाली बात ध्यान रखना, Q इज इक्वल टू क्या हो गया, IT। तो जब मैं यहाँ से I निकालूंगा तो I इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन T। तो आपके पास कूलम्ब पर सेकंड, इसकी जगह मैं एम्पियर कह सकता हूँ, तो ये एम्पियर मीटर हो गया। क्या इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर, इसको आप ऐसे कर सकते हो, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। तो वन टेस्ला, क्योंकि इसकी टेस्ला होती है, 1 टेस्ला जो होता है 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर के बराबर होता है। ये वाली बात ध्यान रखना। तो ये ऐसा यूनिट है टेस्ला, या आप ये कह सकते हो 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, है ना, या फिर 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये किसके बराबर होता है, टेस्ला के बराबर होता है। तो ये इसकी ऐसा यूनिट है टेस्ला, जो ये भी है, दोनों आपस में ऐसा यूनिट हो गए फिर, क्योंकि ये इसके इक्वल है। ठीक है, ये वाली बात आपने क्लियर कर दी, तो आपको ऐसा यूनिट निकालने की जरूरत पड़ी थी और ये आपने कैलकुलेट कर ली। इसके बाद में क्या आता है, लोरेंज फोर्स। अच्छा है, बढ़िया है, जरा इसको भी खत्म कर लेते हैं, 5वां टॉपिक आज का। लोरेंज फोर्स को ले लेते हैं, लोरेंज फोर्स पढ़ लें जरा इसको, लोरेंज फोर्स को। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। मैं अगर आपसे बात करूं कि आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रुका हुआ है तो उस पर किसी तरह की कोई फोर्स नहीं लगेगी, ये आपने पढ़ लिया। लेकिन अगर उसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगाती है, जो वैल्यू होती है, मैं कहता हूं फोर्स ऑन अ स्टेशनरी OR और मूविंग चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज स्टेशनरी है या फिर मूविंग कंडीशन में है, तब उस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, F वेक्टर इज इक्वल टू होता है Q इंटू E। अब ये जो फोर्स है ये डिपेंड करता है कि चार्ज की वैल्यू कितनी है और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लग रही है। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी फोर्स उतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा फोर्स। ये डजंट डिपेंड कि वेलोसिटी है या नहीं चार्ज पार्टिकल के पास, ये वाली बात ध्यान रखनी है। वेलोसिटी है या नहीं डजंट मैटर, बस ये होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड में लगने वाले फोर्स के लिए कि उसके पास चार्ज की वैल्यू है और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रही होगी, तब तो उसको फोर्स लग रहा होगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ
कि मेरे पास एक स्टेशनरी चार्ज है और मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ, तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगने के लिए ये जरूरी है कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल को एक्सिलरेट कर दे, चला दे। जब वो चलना शुरू हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड लग रही होगी, तब चलने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाना शुरू कर देगी। अब आप ये कह सकते हो मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। मैग्नेटिक फोर्स कितनी लगती है, उसकी वैल्यू होती है F इजिकल टू, ये इलेक्ट्रिक है और ये मैग्नेटिक है, वो होता है वेक्टर फॉर्म में V क्रॉस B, ये होता है। ये सब बात आपको अच्छे से पता है। अब दोनों को आप कंबाइंड रूप से लोरेंज फोर्स कहते हो, तो F इजिकल टू हो जाएगा F इलेक्ट्रिकल, चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स के कंबाइंड रूप को ही आप क्या कहते हो, लोरेंज फोर्स। दोनों की वैल्यू रख दो, Q इंटू ई प्लस Q V क्रॉस B। इसको आप कॉमन ले लो Q को, तो अंदर बचेगा E वेक्टर प्लस V क्रॉस B वेक्टर, ठीक है। तो यही आपके पास लोरेंज फोर्स। लोरेंज फोर्स क्या है, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एज वेल एज इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन एनी चार्ज पार्टिकल। अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में है तब तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। मोशन में लाने के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स पहले से ही लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स उसको मोशन में लेकर आ जाएगा। और एक बार जब चार्ज पार्टिकल मोशन में आ गया, तब उसके पास जो कि वेलोसिटी होगी, और वेलोसिटी की कोई डायरेक्शन भी होगी, इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाना शुरू कर देगा। तो हमारे पास यही टॉपिक थे आज के, और मैंने आपकी मदद से ये सारे के सारे टॉपिक क्लियर कर दिए हैं। आई होप आपको वीडियो में मज़ा आया होगा। अगर वीडियो में मज़ा आया हो तो वीडियो को थम्स अप जरूर करें, समझ में कुछ आया हो तो जरूर थम्स अप करें, दूसरों को रिकमेंड करें, शेयर करें वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश भी करें। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए। थैंक यू सो मच गाइज वंस अगेन।